क्लोज करें एक बार पूरा। चलो ठीक है। राधे राधे, आप सभी का बटनेर क्लासेस गोलूवाला में स्वागत है। और जैसा कि अपन ने कल साइंस सब्जेक्ट अपनी स्टार्ट कर दी थी और उसमें पहला अपन टॉपिक पढ़ रहे थे अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें अपन ने अभी तक बहुत सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया है। अब उसके बाद में अपन आगे चालू करते हैं। तो एक बार कल का रिवीजन करा दो फटाफट कि अपन ने कल कहाँ पे छोड़ा था लास्ट में। तो अपने लास्ट में कल कौन सी ग्रंथि चल रही थी? एड्रिनल ग्रंथि। अब जो एड्रिनल ग्रंथि थी इसके बारे में अपन ने कल पढ़ लिया कि इसके अंदर दो भाग होते हैं। एक तो कौन सा भाग होता है? आंतरिक भाग। और एक कौन सा होता है? बाह्य भाग। जो आंतरिक भाग होता है इसका, उसे अपन क्या बोलते हैं? मेडुला। क्या बोलते हैं अपन उसको? मेडुला। और जो इसका बाह्य भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। अपन उसके बाद में आगे पढ़ते चुके थे कि जो मेडुला भाग है उससे दो प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। सबसे पहला तो कौन सा? एड्रिनलिन। और दूसरा कौन सा हार्मोन निकलता है? नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। उसके बाद में अपन जो कोर्टेक्स वाला भाग है, जो कोर्टेक्स वाला भाग है इसका जो विकास होता है वो कौन से हार्मोन के कारण होता है? एसीटीएच हार्मोन के कारण। कौन से हार्मोन के कारण? एसीटीएच, एड्रिनल कोर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन। और जो एसीटीएच हार्मोन है ये अपन ने पहले पढ़ लिया कि कौन सी ग्रंथि निकालती है? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि निकाल रही है कि तो ये एड्रिनल ग्रंथि को क्या कर रही है? कंट्रोल। तो इस कारण जैसे अपन पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। अब उसके बाद में जो कोर्टेक्स वाला भाग था इससे भी अपने तीन प्रकार के हार्मोन निकल रहे थे। सबसे पहला कौन सा निकल रहा था? एल्डो स्टीरोन। उसके बाद में अपना निकल रहा था कोर्टिसोल। और उसके बाद में लिंग कोर्टिक, लिंग कोर्टिको स्टीरोइड, लिंग कोर्टिको स्टीरोइड। तो ये तीन प्रकार के हार्मोन अपने कौन से भाग से निकल रहे थे? कोर्टेक्स भाग से। अब उसके बाद में अपन ने दो तो इनका काम पढ़ लिया, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन का। उसके बाद में अपन ने एल्डोस्टेरोन हार्मोन का भी काम पढ़ लिया। उसके बाद में अपन अब जो चौथा हार्मोन है कौन सा बचा है अपने? कोर्टिसोल। अब जो कोर्टिसोल हार्मोन है इसका अपन काम क्या करेंगे? चालू करेंगे भाई। अब इसके अंदर क्या होता है, ये क्या काम करता है, तो आगे देखो, हेडिंग लगाओ। कोर्टिसोल हार्मोन। अब जो अपना कोर्टिसोल हार्मोन है ये जो अपनी जैसे सामान्य अवस्था होती है, जैसे कि अपन नॉर्मल जब कंडीशन में रहते हैं तब ये इसका जो स्त्रावन होता है ये क्या कम मात्रा में होता है। लेकिन जैसे जैसे अपन कभी अपन जैसे फास्ट करते हैं भाई, व्रत तो सब करते होंगे कभी ना कभी। तो आज मंगलवार का कर लिया बालाजी का, कल बुधवार का गणेश जी का कर लिया, तो ऐसे अपन व्रत किया होगा। अब व्रत करते तब अपन क्या करते? खाना नहीं खाते। अब खाना नहीं खा रहे लेकिन अपना जो बॉडी है उसको काम करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो अब एक बात दिमाग लगाओ कि जैसे अपन खाना नहीं खा रहे तो वो ग्लूकोज कहाँ से मिल रही है अपनी बॉडी को, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? किसी को कोई आइडिया? अरे बोलो, किसी को कोई आइडिया? चलो कोई बात नहीं, अपन पढ़ते हैं। तो अपन जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये क्या करता है वो देखो। अब जब अपनी फास्ट करते हैं तो मतलब कि भूख की अवस्था हो गई, जो अपना कोर्टिसोल हार्मोन क्या करेगा? जब अपन भूख की अवस्था में जब तनाव होगा अपने को तब इसका स्त्रावन ज़्यादा होगा। और ये ज़्यादा होकर क्या करेगा? जैसे अपनी जो बॉडी होती है उसमें अपन खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम जितना भी अपना भोजन है उसमें से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब ग्लूकोज के बाद जो ग्लूकोज अपने डेली, एक तो ग्लूकोज होती है जो डेली अपने यूज आ जाती है, और एक ग्लूकोज हो जाती है जो अपने बॉडी में जाकर स्टोर होती है। अब डेली जो ये अपने को एनर्जी प्रदान कर देती है डेली,
और जो स्टोर वाली ग्लूकोज है ये अपने ग्लाइकोजन के रूप में अपने बॉडी के अंदर स्टोर होती है। अब जो अपना कोर्टिसोल हार्मोन है ये क्या करेगा वो देखो, अब अपना जो कोर्टिसोल हार्मोन है भूख की अवस्था है उसके अंदर जो अपनी स्टोर ग्लाइकोजन है जो ग्लूकोज का ही एक रूप है, इसको क्या करेगा वापस ग्लाइकोजन को किस में बदलेगा, ग्लाइकोजन को बदलेगा ये किस में, ग्लूकोज में। अब ये वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है, तो मतलब जैसा जो अपना ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल है, स्रावित लेवल है, वो क्या कर रहा है ये वापस कंट्रोल कर रहा है। तो जो अपना कोर्टिसोल हार्मोन है इसका क्या काम हो गया कि जो अपना ब्लड है जो अपनी भूख की अवस्था होती है उसमें अपनी जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है। तो ये काम समझ में आ गया इसका, सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत यहाँ तक? लो आगे देखो, अब अपने पास एक हार्मोन और बच गया जिसका नाम है लिंग कोर्टिको स्टीरॉइड, लिंग कोर्टिको स्टीरॉइड। अब ये क्या काम कर रहा होगा, किसी को कोई आइडिया? नाम से देखें, नाम पढ़ो इसका एक बार, लिंग कोर्टिको स्टीरॉइड। अब जो लिंग कोर्टिको स्टीरॉइड हार्मोन है ये क्या करेगा, अपने जैसे लैंगिक जो लक्षण होते हैं दो प्रकार के होते हैं अपने, एक तो लैंगिक लक्षण होते हैं प्राथमिक और एक होते हैं द्वितीयक। अब जो प्राथमिक लैंगिक लक्षण है वो कौन से होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं वो देखते हैं अपन। तो जो अपने प्राथमिक द्वितीयक लक्षण है वो वह लक्षण जो अपने जन्म से ही अपने अंदर क्या हो, उत्पन्न हो। जैसे लड़कों के अंदर सीसन का विकास होना, लड़कियों के अंदर वेजाइना का विकास होना, ये सब क्या है प्राथमिक लैंगिक लक्षण। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होंगे, जो कि एक अपने जो प्यूबर्टी एज बोलते हैं अपन, उसके बाद में अपने अंदर वापस आना स्टार्ट हो। जैसे लड़कों की बॉडी पे बाल आना, लड़कियों की आवाज़ का सॉफ्टनेस में बदलना, उनके अंदर उनका पिच कम होना, लड़कियों में स्तन का निर्माण होना, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल का चालू होना, ये सब कौन से लक्षण है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो अपना जो लिंग कोर्टिको स्टीरॉइड हार्मोन है ये क्या करता है कि जो अपने द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं इनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल करने का मतलब जैसे भाई कोई लड़की है तो वो कैसा व्यवहार करे, लड़कियों जैसा, कोई लड़का है तो वो कैसा व्यवहार करे, लड़कों जैसा। तो ये सब कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, अपने लिंग कोर्टिको स्टीरॉइड। अब इसके कम या ज़्यादा होने से अब क्या प्रभाव होता है वो देखो। तो जैसे अब लड़कियां हैं, लड़कियों में अगर लिंग कोर्टिको स्टीरॉइड हार्मोन की अधिकता हो जाए, गर्ल्स के अंदर क्या हो जाए, इस हार्मोन की अधिकता हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जो लड़कियां हैं अपने उनके अंदर लड़कों के कैरेक्टर या लड़कों के जो लक्षण है वो आना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे उनके बॉडी पे बाल आना, उनकी आवाज़ का भारी होना, और जो ये रोग होता है इसको अपन बोलते हैं वीरिलिज्म। कौन सा रोग बोलते हैं यहाँ पर अपन इसको, वीरिलिज्म। विरिलिज्म। और जब बॉयज़ के अंदर अपना कौन सा हार्मोन ज़्यादा हो, लिंग कोर्टिको स्टीरॉइड हार्मोन, तब लड़कों के अंदर क्या होगा, जो अपने लड़कियों के जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर लड़कियों के जो लक्षण है वो आना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज़ का पतला होना, लड़कों के बॉडी पर जो अपने बाल होते हैं उनका आना कम होना आदि। तो इस वाले को बोलते हैं अपन, कौन सी बीमारी बोलते हैं इसको, गायनेकोमेस्टिया। कौन सी बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। तो यहां तक समझ में आ गया सबको कि अपन ने अभी तक एड्रिनल ग्रंथि पढ़ी। अब एड्रिनल ग्रंथि में सबसे पहले अपन ने देखा कि उसके दो भाग थे, कौन कौन से, मेडुला और कॉर्टेक्स। अब जो मेडुला वाला भाग है ये दो प्रकार के हार्मोन निकाल रहा है, कौन सा, एक तो एड्रिनलिन और एक दूसरा कौन सा है, नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। उसके बाद में अपना जो कॉर्टेक्स वाला भाग है ये तीन प्रकार के हार्मोन निकाल रहा है, जिसमें सबसे पहले एल्डोस्टेरोन हार्मोन,
कोर्टिसोल हार्मोन और लिंक कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का अपन ने दे पढ़ लिया कि जो अपने खनिज होता है कौन सा, सोडियम, इसको क्या करता है, ये वापस लाता है कहाँ से, मूत्र से, और कहाँ पर लाता है, ब्लड के अंदर। उसके बाद में अपन ने कोर्टिसोल हार्मोन का काम देखा कि जो अपनी भूख की अवस्था होती है उसके अंदर ये क्या होता है, ज़्यादा स्त्रावित होता है, और अपनी जो ग्लूकोज का लेवल होता है, जो ग्लूकोज का स्तर होता है अपने ब्लड के अंदर, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। उसके बाद में तीसरा अपन ने देखा लिंक कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। अब जो लिंक कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन ये क्या करता है कि जो अपने द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि जैसे लड़कियां लड़कियों जैसा व्यवहार करे, लड़के लड़के जैसा व्यवहार करे, इस चीज़ को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, अपने लिंक कोर्टिकोस्टेरॉइड। और इसकी अधिकता से, अब लड़कियों में अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग बोलते हैं अपने इसको, विरिलिज्म, और लड़कों में इसका अगर इसकी अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग बोलते हैं अपन इसको, गायनेकोमेस्टिया। हो गया सबको। अब इसको लिखो, लिखो फटाफट, हेडिंग डालो, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं। एक नंबर पे लिखो मेडुला, दो नंबर पे लिखो कॉर्टेक्स, दो नंबर पे लिखो कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद में लिखो मेडुला से निकलने वाले हार्मोन, मेडुला से निकलने वाले हार्मोन। एक नंबर पे लिखो एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। दो नंबर पे लिखो नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। हो गया यहाँ तक। उसके बाद में लिखो, अब हेडिंग डाल लो यहाँ पर, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन एक साथ हेडिंग डालनी है ऐसे। अब इसमें लिखो आगे, दोनों हार्मोन मिलकर काम करते हैं, दोनों हार्मोन मिलकर काम करते हैं, दोनों हार्मोन मिलकर काम करते हैं। यह सामान्य अवस्था में नहीं निकलते हैं, यह सामान्य अवस्था में नहीं निकलते हैं, यह सामान्य अवस्था में नहीं निकलते हैं। यह आपातकालीन परिस्थिति जैसे तनाव, यह आपातकालीन परिस्थिति जैसे तनाव में ही निकलते हैं, जैसे तनाव में ही निकलते हैं। इस कारण इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है, इस कारण इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है, इस कारण इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। तनाव में यह हार्मोन, आगे लिखो, तनाव में यह हार्मोन ब्लड प्रेशर, हृदय दर तथा श्वसन दर को बढ़ा देते हैं, तथा श्वसन दर को बढ़ा देते हैं, जिससे हम तनाव वाली परिस्थिति में, जिससे हम तनाव वाली परिस्थिति में बच पाते हैं, जिससे हम तनाव वाली परिस्थिति में बच पाते हैं। हो गया तक सबका, ठीक है। उसके बाद में हेडिंग डालो, लिखो आगे, कोर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन। अगली हेडिंग डालो इसमें स्टार लगा के, कोर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन। उसमें सबसे एक नंबर डालो एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। उसमें लिखो, यह मूत्र से पानी तथा सोडियम खनिज को, यह मूत्र से पानी तथा सोडियम खनिज को रक्त में लाता है, रक्त में लाता है, जो कि इसका प्रमुख कार्य है, जो कि इसका प्रमुख कार्य है,
जो कि इसका प्रमुख कार्य है। इसलिए यह ब्लड प्रेशर का संतुलन बनाए रखता है। इसलिए यह ब्लड प्रेशर का संतुलन बनाए रखता है। इसलिए इसे लाइफ सेविंग हार्मोन, इसलिए इसे लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है, कहा जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। हो गया तक। उसके बाद में लिखो कोर्टिसोल हार्मोन, उसके बाद में लिखो कोर्टिसोल हार्मोन। यह भी सामान्य परिस्थिति में बहुत कम मात्रा में निकलता है। यह भी सामान्य परिस्थिति में बहुत कम मात्रा में निकलता है। यह भी सामान्य परिस्थिति में बहुत कम मात्रा में निकलता है, लेकिन भूख की अवस्था में उत्पन्न तनाव को, लेकिन भूख की अवस्था में उत्पन्न तनाव में ज़्यादा निकलता है। भूख की अवस्था में उत्पन्न तनाव में ज़्यादा निकलता है तथा भूख की अवस्था में, तथा भूख की अवस्था में लीवर में संग्रहित ग्लाइकोजन को, तथा भूख की अवस्था में लीवर में संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। अतः भोजन नहीं मिल पाने पर भी, अतः भोजन नहीं मिल पाने पर भी रक्त में ग्लूकोज का स्तर, अतः भोजन नहीं मिल पाने पर भी रक्त में ग्लूकोज का स्तर बनाए रखता है। अतः भोजन नहीं मिल पाने पर भी रक्त में ग्लूकोज का स्तर बनाए रखता है। हो गया तक। उसके बाद में अगला लिखो, अगली हेडिंग डालो लिंग कोर्टिको स्टीरॉयड हार्मोन। अगली डालो लिंग कोर्टिको स्टीरॉयड हार्मोन। इसमें लिखो यह लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। अगर यह हार्मोन महिलाओं में ज़्यादा हो जाए तो, यदि यह हार्मोन महिलाओं में ज़्यादा हो जाए तो महिलाओं में ज़्यादा हो जाए तो मादा में नर के लक्षण आ जाते हैं। मादा में नर के लक्षण आ जाते हैं। इसे विरिलिज्म कहते हैं। इसे विरिलिज्म कहते हैं। जैसे मादा में नर की तरह पूरे शरीर पर बालों की वृद्धि, जैसे मादा में नर की तरह पूरे शरीर पर बालों की वृद्धि। हो गया तक। उसके बाद में लिखो आगे, और यदि यह हार्मोन नर में ज़्यादा हो जाए, और यदि यह हार्मोन नर में ज़्यादा हो जाए तो नर में मादा के लक्षण आ जाते हैं। तो नर में मादा के लक्षण आ जाते हैं। इसे गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। इसे गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। इसे गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। हो गया तक। उसके बाद में एक नोट डालो, नोट लिखो। एक नोट में लिखो एड्रिनल ग्रंथि को फोरस ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को फोरस ग्रंथि भी कहा जाता है। लिख लिए ये लाइन। अब कैसे कहा जाता है वो देखो। फोरस, अब अपनी जो एड्रिनल ग्रंथि है इसके अंदर अपन ने टोटल कितने हार्मोन पढ़े? 3 इधर पढ़े,
कोटेक्स वाले भाग में और 2 ऊपर वाले में पड़े। अब इसको फोरस ग्लैंड या फोरस ग्रंथि, फोरस ग्रंथि। अब फोरस ग्रंथि क्यों कहते हैं इसको, वो देखो भाई यहाँ पर 4S का मतलब 4S होने चाहिए। अब S कौन कौन से, एक S से अपन क्या नाम निकाल रहे हैं, शुगर, दूसरे से साल्ट, तीसरे से स्ट्रेस और चौथे से सेक्स। अब भाई सबसे पहले अपन ने जो शुगर वाला है, भाई सबसे पहले अपन ने देखा कि जो शुगर का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को कौन सा हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, कोर्टिसोल। उसके बाद में अपन ने देखा साल्ट मतलब सोडियम, और सोडियम को कौन सा हार्मोन कंट्रोल कर रहा है इधर, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद में अपन ने देखा स्ट्रेस मतलब तनाव को कौन सा हार्मोन कंट्रोल कर रहा है इसके अंदर, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। और उसके बाद में अपन ने देखा सेक्स मतलब लिंग, और लिंग की जो अपने सेक्सुअल जो कैरेक्टर है उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, लिंग कोर्टिको स्टीरोइड हार्मोन। तो इसको 4S ग्रंथि क्यों कहा जाता है ये समझ में आ गया सबको। और 4S का क्या क्या मतलब है, यहाँ से अपनी रफ नोटबुक में लिख लो आप पीछे की तरफ, शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस और सेक्स, शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस और सेक्स। यहाँ तक हो गया। एक बार लिखो, इसको उतारो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे से आगे करें स्टार्ट। लिखो आगे, हेडिंग डालो। इधर लिखो थाइमस ग्रंथि। उसके बाद में लिखो अपने पीनियल ग्रंथि। अब अपन ये जो थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि इनके काम देखते हैं। जो अपनी थाइमस ग्रंथि होती है ये क्या काम करती है, अपनी प्रतिरक्षा में काम करती है, प्रतिरक्षा। जो अपनी इम्यूनिटी होती है उसके अंदर कौन सी ग्रंथि काम करती है, थाइमस ग्रंथि। और जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है ये ग्रंथि क्या हो जाती है, नष्ट होती है। तो उम्र बढ़ने के साथ क्या हो जाती है, उम्र बढ़ने के साथ एक तो नष्ट हो जाएगी और ये अपना क्या काम करेगी, अपनी जो प्रतिरक्षा है उसको बनाने में काम करेगी ये। उसके बाद में अपन देखते हैं पीनियल ग्रंथि। अब जो पीनियल ग्रंथि है ये एक प्रकार का हार्मोन निकालती है जिसको अपन बोलते हैं मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मिलेटोनिन, मिलेटोनिन हार्मोन। अब जो ये मिलेटोनिन हार्मोन निकालती है ये हार्मोन क्या काम करता है वो देखो भाई। अपनी जो डेली लाइफ चलती है जिसमें अपने को सबको पता है भाई, जैसे रात होते ही अपने को क्या करना है, सोना है। सुबह जल्दी होते जैसे 6 बजे सब उठ जाते हैं, 6-7 बजे सुबह होते अपने को उठना होता है। अपन दिन में खाना खाते हैं, उसके बाद में रात का खाना खाते हैं। तो ये जो अपनी दैनिक दिनचर्या है ये अपन कहीं ना कहीं समय के साथ समायोजित हो रही है अपनी। भाई अपने को रात को सब सोते हैं, जैसे नॉर्मल बात है ये। अब कोई बीमार हो उसकी बात अलग है, लेकिन जैसे नॉर्मल कंडीशन में सब रात को सोते हो। अरे भाई ऐसा तो कोई नहीं है ना, कोई उल्लू बैठा हो क्लास में, उल्लू तो नहीं बेटा, हाँ फिर ठीक है। तो जो मिलेटोनिन हार्मोन है ये क्या करता है कि अपनी जो दैनिक दिनचर्या के जो काम है इनको क्या करेगा, समय के साथ समायोजित करेगा। जैसे भाई अपने को रात को क्या करना है, सोना है, तो ये अपनी जो क्रिया है रात को सोना और समय, इन दोनों को क्या कर रहा है ये, समायोजित। तो इस कारण से कौन सा हार्मोन बोलते हैं अपन, जैविक घड़ी। क्या बोलते हैं अपन इसको, जैविक घड़ी। यहां तक हो गया। और इसी कारण इसका एक नाम और है, तीसरी आंख। भाई अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, नजर रख रहा है।
भाई अपने को कब सोना है, कब उठना है, कब खाना खाना है, कब नहाना है, कब क्या करना है, सारी चीज़ों का समायोजित कौन कर रहा है? मेलेटोनिन हार्मोन। और मेलेटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है? पीनियल ग्रंथि द्वारा। तो इससे दूसरा नाम क्या जाएगा इसका? जैविक घड़ी और तीसरी आंख। यहां तक हो गया? लिखो इनके बारे में, हेडिंग डालो। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि में लिखो प्रतिरक्षा में काम आती है, प्रतिरक्षा में काम आती है। यह ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ, यह ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ, यह ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ नष्ट हो जाती है। यह ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ नष्ट हो जाती है। हो गया तक? उसके बाद में अगला लिखो पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि में लिखो इस ग्रंथि द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन निकाला जाता है। इस ग्रंथि द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन निकाला जाता है। इस ग्रंथि द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन निकाला जाता है जो कि शरीर के सभी कार्यों को, जो कि शरीर के सभी कार्यों को, जो कि शरीर के सभी कार्यों को समय के साथ, समय के साथ समायोजित करता है, जो कि समय के साथ समायोजित करता है। इसलिए इसे, इसलिए इसे जैविक घड़ी, इसलिए इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। इसलिए इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। उसके बाद में लिखो इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। हो गया तक? उसके बाद में देखो वृषण और अंडाशय। अपनी जो वृषण ग्रंथि है इसके द्वारा आप कौन सा हार्मोन निकाला जाता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और जो अपना अंडाशय इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकाला जाता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्ट्रॉन। तो अपनी जो अगली जो ग्रंथियां हैं उनका नाम, एक का तो वृषण, जो अपन ने पढ़ा था कि जो मिश्रित ग्रंथियां हैं उसमें 3 ग्रंथियां आ रही थी। कौन कौन सी आ रही थी? अग्नाशय, वृषण और अंडाशय। अब तो समझ में आ गया कि ये कौन सी ग्रंथियां हैं? मिश्रित ग्रंथियां। अब मिश्रित ग्रंथियों में सबसे पहले अपन बात करें वृषण की। अब जो वृषण होता है ये सबसे पहले तो किन में प्रेजेंट होता है? नर में। और जो अंडाशय ये कौन किस में प्रेजेंट होता है? मादा में। और ये वृषण कौन सा हार्मोन निकालता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो अंडाशय अपना ये कौन सा हार्मोन निकालेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसका क्या काम है? जो अपन ने अभी शुरुआत में देखा कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो अपना जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करेगा कि जो नर होंगे उनमें कौन किसको कंट्रोल करेगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंदर। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये किसको किसको कंट्रोल करेगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसमें कंट्रोल करेगा? ये महिलाओं के अंदर या मादा के अंदर। उसके बाद में इन दोनों का काम समझ में आ गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं, एक हार्मोन बच गया अपने, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये अपने काम में आता है
लिखो आगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब जो अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये किस में काम आता है वो देखो। अब जो अपनी महिला होती है, महिलाओं में जो प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन काम में आता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस कारण इसे कौन सा हार्मोन बोला जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोला जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन। अब जो ये अपने हार्मोन है वृषण और अंडाशय वाले, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अपने जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अपन देखेंगे कि मासिक चक्र क्या होता है, उस जगह इसको क्या करेंगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में लिखो, इनको उतार लो एक बार, पीनियल तक हो गया था सबके। उसके बाद में लिखो, हेडिंग डालो वृषण। वृषण में लिखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जो कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाता है, जो कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाता है, जो कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाता है। उसके बाद में लिखो अंडाशय। अंडाशय में लिखो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाता है। उसके बाद में लिखो अगली लाइन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था के लिए आवश्यक है, गर्भावस्था के लिए आवश्यक है, अतः इसे गर्भावस्था का हार्मोन, अतः इसे गर्भावस्था का हार्मोन कहा जाता है, अतः इसे गर्भावस्था का हार्मोन कहा जाता है, कहा जाता है। हो गया यहाँ तक? उसके बाद में आगे देखो, अगली हेडिंग डालो थायराइड ग्रंथि। अब जो थायराइड ग्रंथि होती है अपने, ये कौन सा हार्मोन निकालती है उसके बारे में बात करते हैं अपन। जो अब थायराइड ग्रंथि होती है वो यहां पर देखो होता क्या है। ये थायराइड ग्रंथि एक प्रकार का हार्मोन निकालती है जिसे अपन बोलते हैं कौन सा? थायरोनिन। अब जो ये थायरोनिन है ये अपन यहाँ से अपने जो भोजन होगा उसके अंदर आयोडीन जाएगा। अब जो अपने भोजन के अंदर आयोडीन जाएगा ये जाकर जो अपना थायरोनिन है इससे मिलेगा और इससे मिलकर ये एक हार्मोन का निर्माण करेगा जिसको अपन बोलते हैं कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। अब जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये क्या काम करता है वो देखो। इसका जो सबसे पहला काम होता है वो होता है अपनी जो शरीर की उपापचय दर है उसको क्या करना? नियंत्रित करना। तो इसका सबसे पहला काम क्या हो गया? शरीर की उपापचय दर को नियंत्रित करना। अब ये इसका पहला काम हो गया। उसके बाद में अपन इसका दूसरा काम देखते हैं कि जो अपने बाल्यावस्था होती है, ये बाल्यावस्था में क्या करता है? अपने जो मस्तिष्क होता है उसका क्या करता है? निर्माण करता है। और तीसरा इसका जो काम है वो है अपने शरीर का जो तापमान है, अपने शरीर का तापमान उसको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है।
तो जो अपना थायरोक्सिन हार्मोन है, इसके 3 काम हो गए। सबसे पहले तो ये अपने शरीर की उपापचय दर को कंट्रोल करेगा। उसके बाद में ये बाल्यावस्था में मस्तिष्क के निर्माण के लिए आवश्यक है। उसके बाद में तीसरा काम क्या हो गया इसका, कि जो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो लिखो इसके बारे में, हेडिंग डालो, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि आयोडीन की सहायता से बना होता है। जो कि आयोडीन की सहायता से बना होता है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि आयोडीन की सहायता से बना होता है। उसके बाद में स्टार लगा के एक लाइन लिखो, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, उसमें सबसे पहले लिखो, शरीर की उपापचयी दर को नियंत्रित करना। शरीर की उपापचयी दर को नियंत्रित करना। दूसरा लिखो, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास करना। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास करना। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास करना। उसके बाद में तीसरा काम लिखो इसका, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। अब अपन ने देखा था कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो अपने गले के यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर पाई जाती है। अब होता क्या है कि अगर इसकी कमी हो जाए, अब इसकी कमी हो गई, अब जैसे इसमें या तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी या जैसे आयोडीन की कमी, इन दोनों की कमी होने से क्या होगा भाई, आयोडीन अपने जो भोजन है उसके अपन जो आयोडीन है अपना वो कम जा रहा है, और इधर से जो अपनी ग्रंथि है ये थायरोनिन निकाल रही है। तो अब ये थायरोन निकालेगी, ये तो कंटिन्यू निकालती रहेगी, ये थोड़ी रुकेगी भाई। जैसे अपने बाहर से भोजन के अंदर अपन आयोडीन कम ले रहे हैं भाई, अपने लिए थोड़ी रुकेगी ये तो अब क्या करेगी, कंटिन्यू थायरोनिन निकालती रहेगी। अब कंटिन्यू थायरोनिन निकल रहा है तो अब आयोडीन मिल रहा नहीं है इसको, तो ये किस में नहीं बदल रहा, थायरोक्सिन हार्मोन में। तो अब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई। अब इसकी कमी होने से अपने जो रोग होता है वो होता है कौन सा, गोइटर। गोइटर रोग। अब जो गोइटर रोग है ये अपने जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर एक सामान्य रोग है, क्योंकि वहाँ पर आयोडीन की क्या होती है, कमी होती है अधिकतर। तो इससे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है अपने, गोइटर रोग। और जब अपने थायरोक्सिन हार्मोन है इसकी अधिकता हो जाए तो उससे कौन सा रोग होगा अपने, ग्रेवा रोग। इसकी अधिकता से कौन सा रोग होगा, अधिकता, अधिकता से कौन सा रोग होगा, ग्रेवा रोग। यहां तक समझ में आ गया। तो लिखो, अगली लाइन लिखो, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गोइटर रोग, गोइटर रोग होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गोइटर रोग होता है तथा थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से, तथा थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से ग्रेवा रोग होता है। ग्रेवा रोग होता है। हो गया तक। उसके बाद में लिखो आगे, अगली हेडिंग डालो, थायराइड आपने पढ़ ली। उसके बाद में हेडिंग डालो पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि। अब अपन ने जो थायराइड ग्रंथि पढ़ी थी वो कुछ इस प्रकार की थी, और जो थायराइड ग्रंथि है उसके अंदर अपने कुछ कोशिका पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं सी कोशिका, जो कि सी के आकार की होती है। इस प्रकार कुछ क्या पाई जाती है, इसमें कोशिका पाई जाती है। कौन से आकार की, सी आकार की। जो अपना इंग्लिश का अल्फाबेट होता है ना सी, उस आकार की कुछ कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सी कोशिका। अब जो ये सी कोशिका है ये एक हार्मोन निकालती है जिसको अपन बोलते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन।
कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है ये क्या करेगा वो देखो आगे काम। अब अपना जो पाचन तंत्र है, जैसे अपन भोजन खाते हैं उसके अंदर अपना जो मिनरल्स वगैरह लेते हैं, जैसे उसमें कैल्शियम लेंगे अपन। जो कैल्शियम होता है वो अपने अग्नाशय से अपने ब्लड वेसल तक आता है, और इसको यहाँ पर कौन लेकर आता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन लेकर आता है? विटामिन डी। अब यहाँ से अपना जो कैल्शियम है वो कहाँ पे आ गया? अपने ब्लड वेसल या रक्त वाहिनी के अंदर आ गया, मतलब रक्त के अंदर आ गया। अब रक्त से ये कहाँ जाएगा? अपने हड्डियों के अंदर। भाई अपने को कैल्शियम का काम का पता है कि हड्डियों को क्या करता है? ये मजबूत करता है। तो यहाँ से ये ब्लड से कहाँ जाएगा? हड्डी तक, और इसको हड्डी तक कौन सा हार्मोन लेके जाएगा? कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब ये अपनी जैसे हड्डियों तक पहुंच गया। अब जो हड्डियों द्वारा जितनी आवश्यकता है, भाई जैसे तुम्हें भूख लगती है, भूख लगती है जितनी तुम्हारे पेट में जगह होती है, जितनी तुम्हें आवश्यकता होती है उतना ही खाना खाते हो। बाकी ये थोड़ी है भाई जैसे घर में 10 रोटी बनी तो आज 10 रोटी खा जाओ। भाई जितनी भूख है, जैसे 2 रोटी की 3 रोटी की उतना ही खाते हो। तो वैसे ही जैसे अपनी जो हड्डियाँ होती है वो क्या करती है? जितने उनको आवश्यकता होती है उस कैल्शियम को काम में ले लेती है, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम बचता है, यहाँ पर क्या बचता है? एक्स्ट्रा जो कैल्शियम बचता है हड्डियों के पास, इसको क्या करता है? ये यहाँ से वापस कहाँ आता है? ब्लड के अंदर। कहाँ आता है? ब्लड के अंदर। और इसको यहाँ पर कौन लेकर आता है? पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन लेकर आता है? पैराथायराइड हार्मोन। और पैराथायराइड हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो पैराथायराइड ग्रंथि का काम समझ में आ गया कि ये पैराथायराइड हार्मोन निकालेगी, और पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा? जो अपनी कैल्शियम है जो कि हड्डियों के द्वारा काम में नहीं ली गई और जो एक्स्ट्रा है उसको हड्डियों से लेकर वापस कहाँ लेके जाएगा? ब्लड के अंदर। तो अब लिखो इसके बारे में, हेडिंग डालो। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। उसमें सबसे पहले नोट डालो, सबसे पहले नोट में लिखो थायराइड ग्रंथि में सी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि में सी प्रकार की कोशिका पाई जाती है जो कैल्सीटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है, थायराइड ग्रंथि में सी प्रकार की कोशिका पाई जाती है जो कैल्सीटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है। यह हार्मोन कैल्शियम को ब्लड से हड्डियों तक ले जाता है। यह हार्मोन कैल्शियम को ब्लड से हड्डियों तक ले जाता है। हो गया यहाँ तक? उसके बाद में आगे लिखो, नोट खत्म कर लो यहाँ पे। उसके बाद में लिखो पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन निकलता है जो कि हड्डी से कैल्शियम को रक्त में लाता है, हड्डी से कैल्शियम को रक्त में लाता है।
हड्डी से कैल्शियम तक रक्त में लाता है। उसके बाद में जो ये हार्मोन है अपना पैराथायराइड हार्मोन, इसकी कमी से अपनी जो मांसपेशियां हैं, अगर जैसे कैल्शियम की कमी हो गई, अब कैल्शियम की कमी हो गई तो उसके कारण क्या होगा, अपनी जो मांसपेशियां हैं इनके अंदर संकुचन होना कम हो जाएगा, और जो संकुचन कम होगा इस रोग को अपन बोलते हैं टिटेनी रोग। कौन सा रोग? टिटेनी रोग। टिटेनी रोग। ये टिटनेस नहीं है, सबसे पहले तो कोई टिटनेस समझ जाए, ये टिटेनी रोग अलग है। तो लिखो यहाँ पर, इस हार्मोन की कमी से रक्त में कैल्शियम कम हो जाता है। इस हार्मोन की कमी से रक्त में कैल्शियम कम हो जाता है, इसलिए मांसपेशी में संकुचन सही नहीं होता। इस वजह से मांसपेशी में संकुचन सही नहीं होता। इसे टिटेनी कहते हैं। यहाँ पर एक नोट डाल लो, कहीं टिटेनी को टिटनेस कर दो, नोट में लिखो एक टिटनेस रोग अलग है। यहाँ पे लिखो टिटनेस रोग अलग है जो बैक्टीरिया से होता है। लिखो टिटनेस रोग अलग है जो बैक्टीरिया से होता है। यहां तक लिख लिया सबने? अब यहां तक अपन ने शुरुआत से क्या क्या देखा एक बार बता दो, जैसे अपन ने रिवीजन कर लो फटाफट। अब इधर देखो, अपन ने शुरुआत से जैसे पढ़ा कि अपना जो ग्रंथि वाला टॉपिक है ये यहाँ पे अपना खत्म हो गया। अब इसके बाद में अपन इसका एक बार 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। कि सबसे पहले अपन ने सिर में 2 ग्रंथियाँ पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहले इधर वाली तो कौन सी है? पीनियल। और उधर वाली पीयूष। और पीयूष ग्रंथि किसके अंदर पाई जाती है? हाइपोथैलेमस के अंदर। कहाँ पाई जाती है? हाइपोथैलेमस के अंदर। उसके बाद में अपने यहाँ पर गले में आ गया, यहाँ पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? यहाँ पर 2 ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक तो एच प्रकार की जिसे अपन बोलते हैं क्या? थायराइड ग्रंथि। और जो इसके कॉर्नर पे पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं अपन? पैराथायराइड। उसके बाद में अपने जो लंग्स है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, इनके बीच के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है इसको अपन बोलते हैं कौन सी? थाइमस ग्रंथि। उसके बाद में इधर हो गया कौन सी? अग्नाशय। उसके बाद में इधर हो जाएगी कौन सी? यकृत। उसके बाद में अपनी किडनी पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एड्रिनल। और यहां पर अंडाशय और नीचे वृषण। तो ये कौन सी ग्रंथियां हो गई? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन पीनियल ग्रंथि पढ़ ली। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस, यकृत। उसके बाद में अग्नाशय, एड्रिनल और अंडाशय और वृषण। मतलब अपने ग्रंथि वाला जो टॉपिक है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसका अपन क्या कर रहे हैं? फटाफट में क्विक रिवीजन कर रहे हैं।
क्विक रिवीजन में दिमाग में सेट रखो ये वाला डायग्राम कि अपने सिर के अंदर 2 ग्रंथियां हैं, पीनियल और पीयूष, जिसमें पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि ये जितनी भी अपनी ग्रंथियां होती है सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद में बात करें और कंट्रोल कौन कौन सी ग्रंथियों को कर रहा है, जो अपन ने पहले हार्मोन्स के नाम लिखे। उसके बाद में बात करें यहाँ पर थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि आ गई गले के अंदर। उसके बाद में अपनी जो लंग्स है उनके बीच में थाइमस ग्रंथि आ गई, और उसके बाद में इधर एड्रिनल ग्रंथि, इधर अग्नाशय और नीचे अंडाशय और वृषण। अब जैसे तुम्हें फटाफट रिवीजन करना है तो क्या करो, इनके सामने इनके काम लिख लो ये डायग्राम बना के, तो ताकि जो ये चैप्टर है ये 5 मिनट का चैप्टर है अगर रिवीजन अच्छे से करो तुम तो यहाँ पर ही अपना चैप्टर खत्म होता है। राधे राधे, कल मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।